पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर स्थिति को सामान्य होते देखना चाहती हैं, क्योंकि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है, क्योंकि सीमा अस्थिरता आर्थिक गलियारों के लिए खतरा है। रूस एकमात्र देश है जिसने औपचारिक रूप से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी है। इस पर चर्चा के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन हमारे साथ हैं। ओवन, मास्को के यहाँ क्या हित हैं और दबाव बनाने की कितनी ताकत है? बियांका, यहाँ कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं और ये सिर्फ बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। रूस में एक सम्मेलन के दौरान रूसी अधिकारियों ने तालिबान के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस दुनिया की एकमात्र सरकार है रूसी सरकार ही एकमात्र है जो तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानती है और सैन्य गठबंधन के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है। कुछ यूरोपीय प्रेस बियांका पूछ रहे हैं कि जैसे हमने उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस के साथ यूक्रेन युद्ध में देखा, क्या तालिबान लड़ाके भी रूस के साथ लड़ सकते हैं? क्या रूस की तालिबान से रक्षा संधि की यही वजह है? पर एक और कारण भी हो सकता है। रूस अफगानिस्तान को हमेशा अपने विस्तारित प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है ना? यह मध्य एशिया से जुड़ा है जो रूस से सटा है। 1979 के सोवियत आक्रमण और 1980 के दशक के युद्ध तक की बात है। तो यह भी रूस का प्रयास हो सकता है कि अफगानिस्तान में आईसिस की मौजूदगी को शुरू में ही खत्म कर दे, कोई तरीका निकाले जिससे इसे नियंत्रित किया जा सके ताकि यह मध्य एशिया में ना फैले, जैसा कि रूसी अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इसकी चिंता है और फिर यह रूस के भीतर तक ना पहुंच जाए। रूस संभवतः तालिबान को उनके क्षेत्र, खासकर उत्तर में जो मध्य एशिया के करीब है और जहां आईसिस है, नियंत्रण में मदद करना चाहता है। ऐसा करने में रूस की क्या मदद हो सकती है? अगर पाकिस्तान तालिबान युद्ध नहीं होता और सीमा शांत रहती है तो तालिबान रूस से मिले संसाधनों का उत्तर में बेहतर उपयोग कर सकता है, जिससे रूस और उसके विस्तारित प्रभाव क्षेत्र संबंधी हितों को फायदा होगा। वैसे भी पाकिस्तान तालिबान युद्ध के खत्म होने की कोई जल्दी नहीं है। दोनों पक्ष पिछले महीने चीन के शिनजियांग के उरुमची में बातचीत के लिए मिले थे। चाइनी ने मध्यस्थता की कोशिश की लेकिन समझौता नहीं हुआ। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान भारत के साथ मिलकर क्या कर रहा है। तालिबान पाकिस्तान में इस्लामी चरमपंथी समूहों का समर्थन करता है। इनमें टीटीपी मुख्य समूह है जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करता है। पाकिस्तानी कहते हैं कि पीछे तालिबान है, लेकिन तालिबान इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे टीटीपी को नियंत्रित नहीं कर सकते और इसलिए पाकिस्तान आसमान से हमले कर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए बुनियादी तौर पर हरी झंडी दे रहा है। रूस चाहता है कि वो हस्तक्षेप कर दक्षिण में संघर्ष रोके और तालिबान का ध्यान उत्तर की ओर करे ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। ठीक है ओवन ऑल्टमैन, हमारे लिए इसे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अफगानिस्तान की बात करें तो देश अभूतपूर्व भूख झेल रहा है। 4.7 मिलियन से अधिक लोग, यानी देश की आबादी के 10वें हिस्से से भी ज्यादा, भूखमरी से बस एक कदम दूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 4 में 3 लोग अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में जैसे हावर प्रांत ऐसी कहानियां जहां पिता को अपने बच्चों को भूख से मरने देने या अपनी बेटियों में से किसी एक को शादी के लिए बेच देने का भयानक फैसला लेना पड़ता है ताकि परिवार जिंदा रह सके, दुर्भाग्यवश अब आम होती जा रही हैं। इसी बीच एक नया विवाह कानून अफगान लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों और आजादियों को और भी सीमित कर रहा है। इस विषय पर विक्टोरिया फोंटन हमारे साथ हैं, जो अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा गठबंधन की सह अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ 2 समानांतर बातें दिख रही हैं। तालिबान नेतृत्व जो लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता को बेखटके सीमित करता है, और फिर सांस्कृतिक मानदंड और जमीनी हकीकतें हैं जहाँ लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों की स्थिति खतरनाक है। क्या जबरन शादियां बढ़ रही हैं? खैर, मुझे यहाँ बुलाने और इस भयानक स्थिति पर रोशनी डालने के लिए धन्यवाद। इसमें वाकई बढ़ोतरी हो रही है। अफगानिस्तान में बच्चों को, खासकर लड़कियों को, शादी के लिए बेचना हमेशा से होता आया है, लेकिन प्रांतों में परिवारों के सामने जो गंभीर स्थिति है उसकी वजह से अब ये प्रथा फिर से बढ़ रही है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती के कारण हो रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नई सरकार के आने के बाद से जारी है। इसका अफगानों की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।
और निश्चित रूप से ये तालिबान सरकार की बुनियादी ढांचे और नीतियों की भारी कमी के कारण भी है, जो जनता की जरूरतें पूरी नहीं कर रही हैं। देश जिन विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है, उनमें वृद्धि हो रही है। अपराध में। ये उन परिवारों के लिए खतरनाक है जो खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रांतों तक सीमित नहीं है, ये काबुल में भी है, जहां मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी जीना मुश्किल है। तो क्या अतिरिक्त खाद्य सहायता और मानवीय सहायता परिवारों को अपने बच्चों को बेचने से रोक सकती है, या ये कोई और गहरी समस्या है? ये एक बहुत गहरी समस्या है। बेशक ये तालिबान के वास्तविक सत्ताधारियों की आर्थिक समझ की कमी के कारण है। देश हर स्तर पर असफल हो रहा है। बहुत ही कम निर्यात हैं, बहुत कम मुद्रा उपलब्ध है। और अब अफगान लोग, विदेशों में रहने वाले, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे जा रहे पैसों के सहारे जी रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं, जब अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और आबादी का आधा हिस्सा, बल्कि आधे से भी ज्यादा लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और ना ही काम कर सकती हैं। इसी कारण कठिन आर्थिक स्थिति बन रही है। और निश्चित रूप से जो अन्य देश तालिबान के साथ संबंध बना रहे हैं, वे भी इस आर्थिक स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। मैं यहाँ चीन की बात कर रही हूँ। और क्योंकि तालिबान अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पर्याप्त समझदारी से सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। तो अभी अफगानों के लिए ये सच में मुसीबतों का ऐसा भयंकर संगम है और ये स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देती हूँ। हमारे एक सहयोगी जो काबुल में रहते हैं, उनके परिवार के पास अब अपने घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और आप जानती हैं, उन्होंने खुद को खाना देने के लिए घर का सारा फर्नीचर बेच दिया। अब उनके पास सोफा भी नहीं है। हम यहाँ काबुल के मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहे हैं। ये सुनना मुश्किल है, ये कहानियां दिल तोड़ती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर सकता है? अधिकार संगठन क्या कर सकते हैं? क्या स्थिति को बेहतर करने का कोई तरीका है? हाँ, मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सरकार पर और अधिक दबाव डालना चाहिए। जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों को शामिल करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उन्हें काम करने की अनुमति देने के लिए। और अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, तो निश्चित रूप से इससे कई लोगों की स्थिति बदल जाएगी। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से और दबाव बनाना जरूरी है। और साथ ही इस सरकार को मान्यता न देना, बल्कि मान्यता के लिए शर्तें रखना भी जरूरी है। और शर्तें जाहिर है ये होंगी कि देश की अलग अलग आबादी के हिस्सों को शामिल किया जाए और देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी। ठीक है विक्टोरिया फॉन्टन, अंत में आपसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस कठिन मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अस्ताना में कजाखर राष्ट्रपति टोकायव से मिले। स्वागत समारोह में जेट्स ने आसमान में रूसी झंडा बनाया। यहाँ की सबसे बड़ी खबर ऊर्जा है। रूस और कजाकिस्तान ने कजाकिस्तान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का समझौता किया। इस परियोजना की लागत लगभग 15 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जिसमें रूस लगभग 85% राशि निर्यात ऋण के जरिए फाइनेंस करेगा।